सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, उसका रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसको पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। हवाएं ज्यादा होती हैं तो कश्तियां डूब जाती हैं, और घमंड ज्यादा हो जाता है तो हस्तियां डूब जाती हैं। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदियां निकलती हैं तो उन्हें नहीं पता कि समुंदर कितना दूर है। समुंदर में डूबता वही है जिसे तैरना नहीं आता। इसी मोटिवेशन के साथ आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्येंद्र सर मैथ्स का यह यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूरी तरीके से फंसने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की हेडिंग है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आखिर आवश्यक क्यों है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाया था आपको। आइए समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है। यह नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश। न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। फिर निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, रासायनिक अभिक्रिया जब नहीं होती है तो उसके पहले उसको अभिकारक बोलते हैं ना। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया मान लो कोई है, तो ये क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, उत्पाद है। तो क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद, प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जितना परमाणु इसमें हो उतना ही परमाणु उत्पाद में भी होना चाहिए। अब इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्यों, अब पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। काफी इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग, और इस प्रकार में से ये जो 4, 5, 6 प्रकार के होंगे उसमें से कोई ना कोई 1-2 प्रकार आपके एग्जाम में भी पूछेगा। तो आइए पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हेडिंग है। इसमें पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एकल उत्पाद बनाते हैं। ये देखिए, 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना लिए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, जैसे कोयले का दहन। कोयले का दहन मतलब आप कार्बन को जला दीजिए, जलाएंगे किसमें, वायु की उपस्थिति में। जब इसको जलाएंगे तो बनेगा CO2। CO2 कार्बन क्या है, सॉलिड है। O2 क्या है, गैस है। और CO2 क्या है, यह भी गैस है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होगा, जब हाइड्रोजन को जलाएंगे वायु की उपस्थिति में तो ये क्या बनेगा, H2O। और यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए और फिर यहाँ पे, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और पानी क्या है, ये लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका स्टेट चेंज हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया ना। अवस्था में परिवर्तन आपने पढ़ा भी होगा, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होता है। आइए आगे पढ़ते हैं। दूसरी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये एक अभिकारक है, यह टूटकर 2 उत्पाद में बदल गया। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया है यह 3 तरीके की होती है। एक ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और तीसरा प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तीनों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए समझते हैं कि यह ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। अभिकारक का ऊष्मा यानी गर्मी द्वारा वियोजन किया गया वियोजन क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन। जैसे यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं यानी जब इसको गर्मी देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड, ठीक है। यह भी सॉलिड है। देखिए बैलेंस है, CaCO, CaC। पहले C को देखिए,
Ca कितना है, 1 है, यहाँ भी Ca 1 है, ठीक है। C कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन यहाँ भी, अच्छा यहाँ कार्बन 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, कार्बन 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2Ca हो गया, तो 2Ca यहाँ भी कर दीजिए। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, 2 यहाँ पे था, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। कार्बन यहाँ पे 2 हो गया, कार्बन यहाँ पे 2 है, अब बैलेंस है, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं विद्युत वियोजन। ये क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण जो वियोजन होता है, जो अलग अलग हो जाते हैं, उसको कहते हैं विद्युत वियोजन। जैसे ये क्या है, पानी है, जल है, अब इसमें हमने विद्युत धारा, इसके अंदर विद्युत धारा सप्लाई कर दी, इसके अंदर करंट डाल दिया, तो क्या होगा, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, और यहाँ भी 2 कर, ठीक है। ये क्या है, लिक्विड है। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस होती है, और ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैस, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे AgCl, AgCl क्या होता है, क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब इसको हमने सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को रख दिया, तो यह Ag और Cl अलग अलग 2 भागों में बट गया, ठीक है। एक पदार्थ Ag बन गया और एक Cl। अच्छा, इस अभिक्रिया का उपयोग जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होती हैं उसको बनाने में किया जाता था, अभी भी किया जाता है, और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा है कि प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं विस्थापन वियोजन। तो बच्चों अब पढ़ते हैं विस्थापन वियोजन क्या होता है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन वियोजन को डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, Fe का मतलब ये क्या है, फेरस, यानी ये लोहा है, और ये कापर सल्फेट है, कापर सल्फेट, कापर सल्फेट, और कापर सल्फेट का यह जलीय विलयन है, इसलिए यहाँ पे एक्वस लिख देंगे, AQ, ठीक है। और ये क्या है, ये सॉलिड है। तो आप क्या देख रहे हो कि यह Cu को अलग कर दिया, देखिए Fe लोहा है, Cu कापर है, तो लोहा कापर से अधिक क्रियाशील धातु है, लोहा कापर से अधिक क्रियाशील धातु है, तो यह इसको अलग कर दिया, इसको इधर कर दिया, और इसके स्थान पर खुद बैठ गया, तो ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट, यानी यह फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट, और यह भी जलीय विलयन है, तो इसको A और Q लिख देंगे, और कापर क्या है, सॉलिड है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कि अधिक क्रियाशील जो धातु है वह कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पे फेरस यानी लोहा जो है कापर से अधिक क्रियाशील है, तो इसको विस्थापित कर दिया, इसको अलग कर दिया, और इसके स्थान पर खुद जाके ये बैठ गया, ठीक है। इसको अलग करके यहाँ कर दिया, ठीक है, समझ में आया होगा। आइए पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों अब पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यहाँ पे एक यौगिक है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और इसके बाद है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो यह जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, और इसके बाद NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। याद रखना एक बात कि बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। तो आप लोग इस उत्पाद में क्या देख रहे हैं, बेरियम सल्फेट यहाँ बना है ना, बेरियम यहाँ से निकल गया और सल्फेट यहाँ से, ठीक है। तो क्या लिखा है, 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो एक यौगिक से SO4 निकला, एक यौगिक से Ba, तो Ba पर जो है ये प्लस का 2 आयन होता है, और SO4 पे 2 माइनस आयन होता है।
तो जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या बनाएगा, BaSO4, क्योंकि +2 और -2 जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी का पावर 0 का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो BaSO4 है यह सफेद अविलेय अवक्षेप है। मान लो ये पानी है, जलीय विलयन तो है, जलीय विलयन है ये, लेकिन इसके नीचे यहाँ पे ऐसे ऐसे जमा हो जाएगा नीचे, ठीक है, ये अविलेय हो जाएगा। क्या लिखा है, अविलेय, और यह सफेद कलर का होता है, तो नीचे जो जमा हो जाएगा उसी को बोलेंगे BaSO4। आइए आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, यानी उपचयन और अपचयन क्या होता है, बारी बारी से हम एक एक करके पढ़ते हैं। उपचयन क्या होता है कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। और अपचयन क्या कहलाता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना, एकदम इसी क्या उल्टा। तो जैसे एग्जांपल में देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए अभिकारक में क्या लिखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यानी या ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई ना, तो ये क्या बना, उपचयन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कापर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, और इसके बाद यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया जब करेगा, जब यह गर्म होगा तो यह कापर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ना, कापर में ऑक्सीजन था, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन हट गया, कॉपर में ऑक्सीजन मतलब कमी हो गई, तो यह क्या हो गया, अपचयन। समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखते हैं, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे देखिए कॉपर में ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया ना, क्या लिखा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाना क्या कहलाता है, अपचयन। तो यहाँ पे लिख दे अपचयन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में अपने व्यस्त रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नए जोश, नए उत्साह, नए उमंग के साथ। जाते जाते उसी मैसेज के साथ कि अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखें, बच्चों को प्यार दें, महिलाओं का, बुजुर्गों का सम्मान करें। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।